तो देखिए बात आज हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव, और वो उस वेव को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं? देखिए हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनाने वाले हैं। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? ऐसी वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर जाए, आगे बढ़े, उसे प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। एक होती है स्टैंडिंग वेव, आपको याद होगा मैंने बताया था, एक स्टैंडिंग वेव होती है जो किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में बनती है और उसके आगे वो नहीं जाती, उसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारी स्टैंडिंग वेव बनाई जा सकती है। और एक होती है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जो आगे बढ़े। अब आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, वो क्या है? प्रोग्रेसिव वेव है। वो आप तक पहुंच रही है, थोड़ा और डिस्टेंस तक जाएगी, यानी कि वो हमारी कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है। तो एक हमारी होती है स्टैंडिंग वेव और एक हमारी कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव वेव। तो अभी आज हम जिसकी इक्वेशन बनाने वाले हैं वो है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। और प्रोग्रेसिव वेव में एक इक्वेशन होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? एक ऐसी वेव जो जब आगे प्रोपोगेट हो तो मीडियम पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करे। मीडियम पार्टिकल क्या परफॉर्म करे? एसएचएम। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जो, मतलब एक ऐसी वेव जो जब किसी मीडियम में ट्रैवल करे तो मीडियम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग अगर एसएचएम परफॉर्म करना शुरू कर दें तो उसे बोला जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोला जाता है? अदरवाइज प्रोग्रेसिव वेव का मतलब आप समझ गए क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव मतलब एक ऐसी वेव जो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि एसएचएम में हमने जो ग्राफ बनाए, जो इक्वेशन बनाई, वो आसान था। यहाँ पर एक समस्या है। यहाँ पर जब एक वेव आगे बढ़ती है तो याद करिए मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। अब मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है और वेव आगे बढ़ रही है। यानी कि अगर आप ध्यान से सोचें, जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का भी हो रहा होता है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का भी हो रहा होता है। भाई पार्टिकल भी डिस्प्लेस हो रहा है और वेव भी किधर बढ़ रही है? आगे। यानी कितने डिस्प्लेसमेंट आएंगे यहाँ पर? दो। एक किसका डिस्प्लेसमेंट आएगा? पार्टिकल का। और दूसरा किसका आएगा? वेव का। अब अगर वेव डिस्प्लेस, अगर यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और वेव का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी भी आएगी और वेव वेलोसिटी भी आएगी। पार्टिकल वेलोसिटी आएगी और क्या आएगी? वेव वेलोसिटी। यानी यहाँ पर एक ही इक्वेशन में हम पार्टिकल की इंफॉर्मेशन भी कन्वे करेंगे और वेव की भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे। इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनाना। मेरी बात समझ गए? तो फटाफट हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। लो अभी तक कॉपी नहीं निकालो, वाह, इंतजार कर रहे थे का इन्विटेशन का। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एक ऐसी वेव जो मीडियम में आगे बढ़े और साथ ही साथ उसके पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करें, उसे बोला जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी इक्वेशन को डिराइव करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है, लेकिन आपको स्पेसिफिक क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन इसकी इक्वेशन को एनालाइज करना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है और हमारे लिए इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको रट्टा ही लगानी पड़ेगी। मान लीजिए मैं अपनी कैलकुलेशन को शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैंने कहीं पर एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाई है और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो मैंने पैटर्न बनाया वो कुछ इस प्रकार से था। हमारी एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऐसे जा रही थी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऐसे आगे बढ़ रही थी। अब वेव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। वेव इस डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही? किस डायरेक्शन में जा रही है? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वेव जा रही है। और मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है। अलोंग क्या हो रहा है? वाई एक्सिस। अच्छा, जब वेव, मान लीजिए एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, आपने उसमें वेव प्रोड्यूस करी, तो जब आपने वेव प्रोड्यूस करी होगी तो क्या वेव तुरंत आगे बढ़ गई होगी? उसने कुछ टाइम लिया होगा। भाई मान लीजिए जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पर ऐसे एक वॉल है, मैंने एक स्ट्रिंग बांध दी। एक क्या बांध दी? स्ट्रिंग। मैंने इस एंड को पकड़ा और इसे ऑसिलेट करना शुरू करा। तो जब मैंने इसको ऑसिलेट करा, मैंने तो सिर्फ इस एंड को पकड़ा हुआ है, तो इस एंड से एक ऑसिलेटिंग एनर्जी आई। एक क्या आई? ऑसिलेटिंग एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, उसके पास एनर्जी आई। वो एनर्जी धीरे धीरे हर एक पार्टिकल को मिली।
मिली कि नहीं मिली? और हर एक पार्टिकल ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑसिलेट, यानी एक वेव पैटर्न बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? तो देखो मुझे भी वेव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना पड़ा कि नहीं पड़ा? यानी वेव को कुछ टाइम लगता है। जब आप वेव को प्रोड्यूस करते हो तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच अनदर पॉइंट। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, ऑल्दो ये 332 मीटर पर सेकेंड से आप तक पहुँच रही है, तो ऑलमोस्ट टाइम डिफरेंस नेग्लिजिबल है कि नहीं है? लेकिन अब जरा सोचिए, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग पहले दिखती है और आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइटनिंग हो गई, जब वहाँ पे लाइटनिंग हुई होगी तो लाइटनिंग के साथ साथ साउंड भी आया होगा, लेकिन साउंड आपको बाद में सुनाई पड़ा। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो तुरंत आप तक पहुँच गया। साउंड की स्पीड कम थी तो 1-2 सेकंड का फर्क लगा उसको यहाँ तक आने में। तो यानी कि वेव को पहुँचने में टाइम तो लगता ही ना किसी न किसी पॉइंट तक। अरे समझे कि नहीं समझे? भाई अब आप बोलोगे नहीं सर आप तो बोल रहे हैं मैं तुरंत सुनाई पड़ रहा है, आपके मेरे बीच की डिस्टेंस कम है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, माइक्रो मिली सेकेंड ले रहा हूँ, लेकिन आप तक तो पहुँच रहा होगा। लेकिन अगर साउंड वेव की, अब जैसे कि क्लाउड की बात करी मैंने, तो जब क्लाउड में लाइटनिंग होती है तो आपको पहले प्रकाश दिखाई पड़ता है और उसके बाद एक जोरदार आवाज़ धड़ाम से होती है तो आप डर जाते हैं। तो आवाज़ को आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड की डिस्टेंस हमसे थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको 1-2 सेकंड का फर्क वहाँ पर नज़र आ जाता है। मेरी बात समझे? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें हमें ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना है कि कैसे हम इक्वेशन को बनाएं। अच्छा एक बात बताइए, वेव के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन चाहे वेव प्रोड्यूस कब होती है? जब मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेट। यानी कि पार्टिकल की इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम वेव की इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसे समझाना और समझना भी, कि अगर मुझे वेव की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मुझे सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी? पार्टिकल की। क्योंकि भैया जब तक पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेंगे तब तक वेव नहीं बनेगी। यानी कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम पार्टिकल की इक्वेशन को, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को पिक करें और उससे हम किसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे? वेव वेलोसिटी, वेव डिस्प्लेसमेंट, इन सबको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले एक बात बताइए, मैं आपसे चर्चा करता हूं कि मेरा सबसे पहला पार्टिकल यहां ओरिजिन, ये हमने ओरिजिन ले लिया, सबसे पहले हमारा यही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल कहां पर है अभी? ओरिजिन पे। कहां पर है? और उसके बाद इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो ओरिजिन से स्टार्ट हुए इस पार्टिकल की किसी भी टाइम t पर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बना सकते हैं? हमारा पार्टिकल ने कहां से ऑसिलेट करना शुरू करा? यानी कि हमने इस पार्टिकल को तब ऑब्जर्व करा जब ये पार्टिकल कहां पहुंच चुका था? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पर हमारा ये पार्टिकल था और हमने तभी इसको ऑब्जर्व करना शुरू करा। अब तो यहां पर मैं अपनी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखता हूं जो हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ी थी, कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम which starts oscillating from where? From origin. ये बातें नहीं, जरा ध्यान से समझना। हम उस पार्टिकल की इक्वेशन बना रहे हैं जो कहां से ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है? ओरिजिन से। तो किसी जनरल टाइम t पर बना रहे हैं। किस पर बना रहे हैं? तो किसी जनरल टाइम t पर ये पार्टिकल हो सकता है y डिस्प्लेस हो गया हो। कितना डिस्प्लेस हुआ? y। तो इक्वेशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। y इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? a साइन ओमेगा t। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? ये SHM में। अच्छा, तो अभी आपको मेरी ये बात समझ आई कि नहीं आई? अभी हमने अपनी इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले किसे समझा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t विच स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग फ्रॉम वेयर? ओरिजिन। यानी कि हमने सबसे पहले उस पार्टिकल की इक्वेशन को बनाया जो ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा था। कहां से चल रहा था? और ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल था। क्या, कौन सा पार्टिकल था? फर्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान, यहीं से हम लोग की समस्या थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? कि मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल था, ठीक, जो कहां पर था? और किसी जनरल टाइम t पर कहां पहुंच गया? y पर। और इसके पास अपनी एक ऑसिलेटिंग एनर्जी आ गई। ये एनर्जी धीरे धीरे किसको मिली? हर एक पार्टिकल को। और सारे पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर देंगे? ऑसिलेट। और जब सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो क्या बन जाएगी? वेव।
तो मान लो यहां से आपने जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, उस डिस्टरबेंस को इस पॉइंट P तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में, ठीक है, ये हमारा पॉइंट P हो गया। तो यहां का जो डिस्टरबेंस था, मान लीजिए वो x डिस्टेंस कवर करके किधर गया, आगे x डिस्टेंस कवर करके कहां गया भाई, आपने जब ऑसिलेशन शुरू करा, अब मेरी बात यहां से ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या शुरू करा, ऑसिलेशन। आपने तो सिर्फ इस पार्टिकल को ऑसिलेट कराया, उसे एक ऑसिलेटिंग एनर्जी आई, और वो ऑसिलेटिंग एनर्जी किधर बढ़ी, तो जैसे जैसे जिन जिन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है कि सब क्या करेंगे, अरे करेंगे ही नहीं करेंगे। तो हम अब हमें तो ये पता कर, अच्छा जब ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा तो क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, वेव। मान लो और डिस्टरबेंस को तो हम वेव बोलते हैं, हमारा डिस्टरबेंस ही क्या कहलाता है, वेव। तो मान लो यहां से आपने जो डिस्टरबेंस शुरू करा था वो x डिस्टेंस ट्रेवल करके अब यहां पहुंच गया, P पॉइंट पर, कहां पहुंच गया, तो ये पार्टिकल भी क्या करने लगा, ऑसिलेट। फिर मान लो x डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच गया, ये मतलब यहां पहुंच गया, मतलब ये यहां से आप समझिए ये आपका पहला पार्टिकल था, आपने इसको डिस्टर्ब करा, इसने ऑसिलेट करना शुरू करा, क्या करना शुरू करा, ऑसिलेट करना शुरू करा। मेरी बात समझ रहे, टाइम पर आया करो, पता नहीं था, फ्लो तोड़ दिया बीच में। हाँ इधर देखिए, ये लोग कह रहे तुम जिम से आ रहे हो, जिम में सप्लाई देता है क्या प्रोटीन की लीजिए 10-10 रुपए पुड़िया, लीजिए 10-10 रुपए पुड़िया। हाँ इधर देखिए, अरे यार मूड खराब हो गया भाई इधर देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आपने सिर्फ इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और इसने क्या करना शुरू कर दिया, और किसी भी जनरल टाइम t पर आपने इसकी इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू, किसी जनरल टाइम t पर ये कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चों, y। तो जब y डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपने इक्वेशन बनाई a sin ओमेगा t, और इस डिस्टरबेंस की वजह से इस पार्टिकल के पास क्या आई, एनर्जी, और वो एनर्जी धीरे धीरे हर एक पार्टिकल को मिलनी शुरू हो गई। मान लीजिए सेकेंड पार्टिकल को मिली तो ये भी ऑसिलेट हुआ, उसके बाद इस पार्टिकल को मिली तो ये भी ऑसिलेट हुआ, इस पार्टिकल को मिली तो ये भी ऑसिलेट हुआ। तो मान लो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, हमारा एक पार्टिकल कौन था, p, x डिस्टेंस पर हमारा कौन पार्टिकल था, p। तो इस p पार्टिकल को भी वो एनर्जी मिली होगी और इसने भी क्या करना शुरू कर दिया होगा, ऑसिलेट। मेरी बात समझ रहे हो। तो हमने ये माना कि सपोज डिस्टरबेंस को यहां से x डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच गया, ठीक है, और डिस्टरबेंस मतलब कौन पहुंचा, वेव। कौन पहुंचा, वेव। भाई पार्टिकल जैसे जैसे ऑसिलेट करेंगे आपको लगेगा वेव किधर बढ़ रही है, आगे। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं टाइम टेकन बाय वेव या फिर डिस्टरबेंस, टाइम टेकन बाय वेव टू रीच एट पॉइंट वेयर, किधर जाना है, कौन सा पॉइंट, क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फ्रॉम OP अगर मैं निकालूं, टाइम फ्रॉम O टू P, तो हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, x, और नीचे क्या आया, स्मॉल v। अब ये स्मॉल v पार्टिकल की स्पीड है कि वेव की स्पीड है, ये वेव की स्पीड है। जो वेव आपने यहां से डिस्टरबेंस शुरू करा, एक वेव डेवलप हुई, और वो वेव मान लो x डिस्टेंस कवर करके यहां तक पहुंच गई। तो यहां तक जब पहुंच गई तो x डिस्टेंस कवर करके अगर वेव यहां पर पहुंची तो इसने भी क्या करना शुरू कर दिया, ऑसिलेट। तो मान लो आपने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, डिस्टरबेंस आगे बढ़ा, एक वेव पैटर्न बना, और उस वेव पैटर्न v वेलोसिटी से आगे बढ़ा, और सपोज v वेलोसिटी से आगे बढ़ने पर x डिस्टेंस पर पहुंचा, कितने डिस्टेंस पर पहुंचा, x। तो मान लो p पॉइंट तक पहुंचा है। तो अब आप बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x बाई क्या कर देंगे, v। तो ये जो मैंने स्मॉल v लिखा है बच्चों, ये किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की कि वेव की, वेव की, क्योंकि ये पार्टिकल तो यहीं रहेगा, ये बस यहीं ऑसिलेट करेगा, ये डिस्टरबेंस को आगे बढ़ाएगा, किसको आगे बढ़ाएगा। तो अब देखो हुआ क्या, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आगे बस आपको इक्वेशंस ही बनानी और कुछ नहीं करना है। तो अब यहां से x बाई वी सेकेंड के बाद हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया, और ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट, ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट। तो एक बात बताओ, अब अगर मैं पूछूं, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P,
एट पॉइंट व्हाट P इन एनी टाइम T, इन एनी टाइम T। मतलब अभी हमने इसकी T से किसी टाइम T पर इक्वेशन बनाई, क्या आई थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब हम P पॉइंट पर पहुंचे पार्टिकल की क्या बना रहे हैं, इक्वेशन, किसी टाइम किस पर, T पर। तो अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P इन एनी टाइम T इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट O in t minus x by v seconds, t minus x by v seconds। यहां पर आपका यही एक पॉइंट जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें समझने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस पॉइंट की किसी टाइम p पर इक्वेशन वही होगी जो अब से t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पहले किसकी थी, पहले पार्टिकल की। अब जरा सुनिए, सबसे पहले कौन ऑसिलेट हुआ, अरे y नहीं, पहला पार्टिकल अरे 1 2 3, और ये कौन सा पार्टिकल है, फिफ्थ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? तो सबसे पहले कौन ऑसिलेट हुआ होगा, फिर कौन हुआ होगा, फिर तो फिफ्थ अगर ऑसिलेट हुआ, तो अगर फिफ्थ का ऑसिलेशन शुरू हुआ कितने सेकंड के बाद, x बाई वी सेकंड के बाद। और x बाई वी सेकंड के बाद जब ये पार्टिकल ऑसिलेट होगा तो उसी पैटर्न पर ऑसिलेट होगा जैसा अब से कितने सेकंड पहले, t माइनस एक्स बाई वी सेकंड पहले कौन ऑसिलेट हो रहा था। नहीं समझे मेरी बात को? देखो सबसे पहले कौन ऑसिलेट हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिफ्थ पार्टिकल। कितने टाइम के बाद, अब x बाई वी टाइम के बाद इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, तो ये भी किसी टाइम पर, किसी टाइम t पर सेम इसी पोजीशन पे पहुंचेगा। जैसे ये यहां पहुंचा है ना, तो ये भी यहां पर पहुंच जाएगा। अब मैं बोलता हूं इसकी इक्वेशन बताओ, तो आप बोलोगे ठीक है हम इसकी इक्वेशन तो नहीं बता रहे सर, क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन कहां बनाई है, ओरिजिन वाले पार्टिकल की। तो ये कंफर्म है कि ये पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे वो बिल्कुल इक्वल होगा अब से कितने सेकेंड पहले, t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पहले कौन था भाई, ये पार्टिकल आपका यहां ऑसिलेट कर रहा था किसी टाइम t पर, तो ये भी किसी टाइम t पर यहां ऑसिलेट करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी टाइम t पर ये पार्टिकल 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया तो ये पार्टिकल भी कितना डिस्प्लेस होगा, 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। मान लो ये 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो जब ये ऑसिलेशन शुरू करेगा तो ये पार्टिकल भी 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा, 3 सेंटीमीटर। लेकिन कितने टाइम्स बाद, x बाई वी सेकेंड बाद। कितने टाइम बाद, x बाई वी सेकेंड बाद। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्टिकल का अगर मुझे किसी टाइम पर इक्वेशन निकालनी है तो ये इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी जो अब से t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पहले कौन पार्टिकल कर रहा था, ओरिजिन वाला पार्टिकल। कौन वाला पार्टिकल, ओरिजिन। t, अरे नहीं समझे? अच्छा, अब ये उनको तो शायद समझ नहीं आया होगा जिन्होंने एसएचएम नहीं पढ़ा है। एसएचएम कितने लोगों ने नहीं पढ़ा था? तो इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से, जिन लोगों ने एसएचएम नहीं पढ़ा है, सोचते हैं हम सभी मिलकर कि क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। हमने अपना ऑसिलेशन फर्स्ट पार्टिकल से शुरू किया और इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट पार्टिकल था, सबसे पहले यही ऑसिलेट हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक, इसने ऑसिलेशन शुरू करा। और ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले इस पार्टिकल की किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y। और इसी y डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने बनाई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। लेकिन हुआ क्या, जब आपने यहां पर इसको ऑसिलेट कराया तो एक ऑसिलेटिंग एनर्जी आई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, याद है ना, हम लोगों ने डिराइव करा हुआ है एनर्जी इन एसएचएम। तो एनर्जी तो हमेशा आगे प्रोपोगेट होती है। सेकेंड पार्टिकल को एनर्जी मिली, थर्ड पार्टिकल को मिली, फोर्थ को मिली, फिफ्थ को मिली, सिक्स्थ को मिली। जितने भी इस मीडियम में पार्टिकल्स थे सबको ये एनर्जी मिलती चली गई। और एक बात बताइए, साउंड वेव की स्पीड तो चेंज नहीं होगी। जैसे साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर यहाँ से 332 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है तो सबको एक फिक्स टाइम के बाद ही सबको एनर्जी मिलेगी। तो अब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करता है
और किसी टाइम t पर इसकी इक्वेशन हमारी ये आती है, और इस पार्टिकल से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, हमारा एक पार्टिकल था p पॉइंट पर, किस पर था, तो यहां से जो एनर्जी चली वो यहां तक तो पहुंचेगी। जब इस p पार्टिकल को ये एनर्जी मिलेगी तो ये भी क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करेगा। उसी मैनर में ऑसिलेट करेगा जितने मैनर पे ये हो रहा है। जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका भी होगा, जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नीचे इसका है उतना ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका भी होगा, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि एनर्जी आप कंटिन्यूसली आगे दे रहे हैं और एनर्जी हर एक पार्टिकल को इक्वल मिलती चली जा रही है, तो सबके ऑसिलेशन भी एकदम सेम होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है किसी जनरल टाइम टी पर, तो आप बोलोगे सर ये तो कंफर्म है कि किसी जनरल टाइम टी पर ये भी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, y। कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, y। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से कितनी सेकंड बाद हुआ, x/v सेकंड बाद। कितना हुआ, x/v सेकंड बाद। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे p पॉइंट, हमारा जो पार्टिकल p पॉइंट पर है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी टाइम t पर, क्या बोला मैंने, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसका, उस पार्टिकल का जो कहां पर था, p पर, किसी जनरल टाइम t पर, तो वो बिल्कुल सेम उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जो अब से t माइनस x/v सेकेंड पहले कौन था, ओरिजिन वाले पार्टिकल का। किसका, ओरिजिन वाले पार्टिकल का। क्योंकि सबसे पहले कौन ऑसिलेट करा, ये पार्टिकल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो देखो फेज में सबसे आगे कौन रहेगा, ये पहला पार्टिकल। भाई ये पहले ही ऑसिलेशन कर चुका है, उसके x/v सेकंड बाद ये ऑसिलेट करेगा। यानी आगे वाला पार्टिकल, जो प्रीसीडिंग पार्टिकल है आगे वाला, वो इस पार्टिकल से हमेशा लैग करेगा। क्या करेगा, लैग करेगा, बिहाइंड रहेगा। और कितना टाइम पीछे रहेगा, t माइनस x/v सेकेंड। यानी इस पार्टिकल की इक्वेशन किसी टाइम t पर वही होगी जो अब से t माइनस x/v सेकेंड पहले किसकी थी, ओरिजिन वाले पार्टिकल की। तो यानी कि इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा स्मॉल t माइनस x/v। ये वेव की सबसे पहली इक्वेशन हमें देखने को मिलती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x/v। अब बच्चे कहते हैं कि सर जब हम ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात कर ही चुके हैं तो हम फिर इसको क्यों जनरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपके मीडियम में जहां तक वेव जा रही है हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको इन जनरल हर एक पार्टिकल की क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी, सिर्फ ओरिजिन वाले पार्टिकल की नहीं। तो जनरलाइज्ड वे में हमारा a साइन ओमेगा t माइनस x/v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज सोचो, मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं, आप बोलोगे सर तो इससे ये कैसे आएगी, जब ये क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी x क्या होना चाहिए, 0। यानी कि अगर मैं इसी से आपसे पूछूं कि ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या यहां से बन सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल बन सकती है। ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए x क्या है, 0। तो यहाँ x 0 कर दोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो यह इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, यानी ये जनरल इक्वेशन है कि नहीं है। अरे हाँ ना बोलो भाई, आप यहां पर x को क्या पुट कर दो, 0। तो कहां पहुंच गए, ओरिजिन पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो यानी कि ये जनरल इक्वेशन हुई कि नहीं हुई। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आया, डिस्प्लेसमेंट आया वेव का, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। किसका आया, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। आपको तो बस ये इक्वेशन याद रखनी है, ये बनाने के लिए शायद ही आपसे कभी पूछे। मेरी बात समझ रहे हैं। अब एक बार शांति से जरा फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आपको, जिन लोगों ने एसएचएम नहीं पढ़ा, फिर से क्लियर हो जाए। मुझे एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनानी थी। अब जरा बिल्कुल रिलैक्स होके मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब इसके बाद आपको और एक बार ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक मीडियम था जिसके सारे पार्टिकल थे, ठीक है, ये सारे पार्टिकल थे। हम सबसे पहले किस पार्टिकल को ले रहे हैं, पार्टिकल 1 को, जो कहां पर है, ओरिजिन पे। तो जब ये ओरिजिन से शुरू कर रहा है तो किसी जनरल टाइम t पर इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन, मेरी बात समझे। अब जब इसने ऑसिलेट करना शुरू करा तो इससे एक ऑसिलेटिंग एनर्जी आई। क्या आई, ऑसिलेटिंग एनर्जी। और वो एनर्जी किधर बढ़ी, आगे। तो इसको भी एनर्जी मिली, इसको भी एनर्जी मिली, इसको भी एनर्जी, सबको एनर्जी मिलती चली गई। तो मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पर हमारा एक पार्टिकल था p, हमारे यहाँ से x डिस्टेंस पर हमारा एक पार्टिकल क्या था,
p। तो अगर x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल p था तो यहां से यहां तक वेव तो चली होगी आगे, तो कितना टाइम लगाया होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि x/v सेकंड के बाद इस p वाले पॉइंट वाले पार्टिकल को भी एनर्जी मिल गई, तो ये भी क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेशन। बिल्कुल वैसे ही ऑसिलेशन करेगा जो कौन कर रहा था? ओरिजिन वाला। लेकिन एक समस्या है, ये बिल्कुल वैसे ही ऑसिलेशन कर रहा है जैसे ये कर रहा है, लेकिन कितना टाइम लगेगा? t माइनस x/v, क्योंकि यहां से यहां तक x/v सेकंड पे ये t डैश है, यहां से यहां तक x/v सेकंड बाद वेव पहुंची है, तो मैं बोलूंगा इसका ऑसिलेशन है तो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसका ऑसिलेशन से पहले हमारा ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था कितने टाइम पहले? t माइनस x/v सेकंड पहले। तभी मैंने बोला कि मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा कि किसी जनरल टाइम t पर हमारे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसी आएगी जो अब से t माइनस x/v सेकंड पहले कौन सा पार्टिकल कर रहा था? ओरिजिन वाला। तो इसीलिए हमने अब जनरलाइज कर दिया y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x/v। मेरे पास समझ गए? और ये कौन सी इक्वेशन आई? जनरल इक्वेशन। और अगर मैं पूछूं कि क्या यहां से ओरिजिन वाले पार्टिकल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? हाँ। कैसे? क्या पुट करके? अगर x को 0 कर दो तो कहां पहुंच गए? फिर से ओरिजिन पे। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? अ0। क्या हो जाएगा? अ0। तो इक्वेशन क्या बचेगी? y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा t। नहीं आया? हाँ अच्छा। अभी देखिए क्या हमने ये पहली इक्वेशन बनाई है। अब इसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होंगे। आइए उन काहे मुंह बना रही हो? अब तुम कहाँ खा रहे हो? तुम लोग चुपके हैं क्लास में खाना खा रहे हो? y इज इक्वल टू ए साइन, अब जरा इस ओमेगा को अंदर ले जाते हैं, ठीक है? जब ओमेगा को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ओमेगा टी क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाय वी, ओमेगा इंटू एक्स बाय वी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब जरा यहां पर ओमेगा बाई वी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओमेगा होता है 2π, क्या होता है? 2π बाय कैपिटल टी होल डिवाइडेड बाय वी, वेव वेलोसिटी। क्या है? वेव वेलोसिटी। तो क्या वेव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था? लैम्डा बाई कैपिटल टी होता है बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी से कैपिटल टी क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? 2π बाय लैम्डा, शायद जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यानी कि हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है? सबसे पहली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दूसरी इक्वेशन हमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की मिल रही है। बच्चों यहां पर ध्यान से बताइए, y किसका डिस्प्लेसमेंट है? पार्टिकल का, जो क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM। x किसका डिस्प्लेसमेंट है? वेव का। किसका डिस्प्लेसमेंट है? तो पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है? y एक्सिस पे। वेव किधर जा रही है? कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। नहीं आया? अच्छा, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, एक और चीज, ठीक है? तनीफा तान्या बेटी कितने दिन बाद आई हो? है? नहीं याद है। देखो कितने अच्छे बच्चे, इनको याद ही नहीं होता कितने दिन हो गए होंगे, करीबन 2 हफ्ते तो अच्छा, लेकिन बीमार थी, खैर मैं जानता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, वेव किधर ऑसिलेट कर रही थी? y एक्सिस। अरे पगला होगा, पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा था? वेव किधर जा रही थी? वो भी कौन सी एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी ये इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या इक्वेशन आई? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर यही वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में यानी इधर जा रही होती तो यहां क्या आ जाता? प्लस। क्या आ जाता? प्लस। यानी क्या आ जाता? अरे क्या आ जाता? ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब किधर? अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एक्सिस। अरे अभी बताया नेगेटिव, पगला होगा हमका, वो इतनी मुश्किल से रट गया है।
ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कई बार जब भी इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो एक पार्ट आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो बच्चे देखते हैं माइनस एक्स एक्सिस, नहीं भैया, माइनस आएगा तो प्लस, प्लस आएगा तो माइनस, और वो भी ये कंपलसरी नहीं कि एक्स हो जाए। अगर मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा हो तो वेव किधर जा रही होगी, किधर जा रही होगी, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो वेव कैसे ऊपर जाएगी, तो जब ऊपर जाएगी तो यहां पर क्या आ जाएगा x, यहां क्या आ जाएगा y। तब भी सिचुएशन भाई कि अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव y एक्सिस। तो ये मत समझना कि हमेशा x की वेव हमेशा x पे ही नहीं चलती है, y पे भी चल सकती है, z पे चल सकती है, किसी भी। अच्छा समझ गए यहां तक, तो पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ए तनीफा इधर देखो बिटिया, का इक्वेशन बनाई है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बातें बंद कर दीजिए, माइनस के एक्स। y किसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा का फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 पाई, क्या, 2 पाई बाई कैपिटल टी, या फिर क्या होता है 2 पाई न्यू, क्या होता है 2 पाई न्यू। के क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर, क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। और x क्या होता है, बहुत अच्छे, वेव डिस्प्लेसमेंट, वेव डिस्प्लेसमेंट, मेरी बात समझ गए। हाँ हमारे स्कूल में हमारे सर उन्होंने बताई थी ओमेगा की वैल्यू 6.28 बोला था, ये लगा देना ओमेगा जहाँ पे भी होगा 6.28 का है, हमने तो आज तक नहीं सुना कि ओमेगा कांस्टेंट है। बने रहो पगला, काम करे अगला, कोचिंग टीचर लगा रहे 6.28 ओमेगा कब से आया ये ऑनलाइन वालों ने तो सब बड़ा गड़बड़ कर रखा है। चलिए लिख लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। अब देखिए क्या है कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे जरा सुनिए जो आपके काम की चीज़ें हैं। y इज इक्वल टू ए साइन, अच्छा ओमेगा की अभी भी हमने पढ़ा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, माइनस के का वैल्यू क्या पड़ा है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ 2 पाई, तो एक और इक्वेशन हमें देखने को मिलती है ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। अरे मिला कि नहीं मिला, क्लियर हुई मेरी बात। और अब इसमें से एक चीज़ और करते हैं हम लोग, ये मतलब जितना भी ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ आपको हर एक फॉर्म की इक्वेशन याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत आसान, इजी न्यूमेरिकल, आपको ऐसी कोई इक्वेशन नहीं बनानी को आएगी, ऐसी एक इक्वेशन लिख कर आएगी, आपको टी लैम्डा ओमेगा के यही सब निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान, और 101% एक क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर आएगा। अभी वो जब हम ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन इक्वेशंस को याद रखिएगा। अब इसी में दूसरी इक्वेशन देखो, हम लोग क्या करते हैं ए साइन 2 पाई। अच्छा मैं इसमें से एक काम करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं क्या इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ए साइन 2 पाई और मैं 1 बाई लैम्डा को बाहर ले लेता हूँ, तो 1 बाई लैम्डा बाहर लूँगा तो अपॉन में लैम्डा आ जाएगा। क्या यहाँ 1 बाई लैम्डा आ रहा था, नहीं। तो अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली कॉमन लेते हो तो उसके इन्वर्स से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 1 बाई लैम्डा कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई किससे होगा, लैम्डा। तो लैम्डा बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स, बचा कि नहीं बचा।
लैम्डा बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस। ये बात समझ आती है? मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर मैं किसी ब्रैकेट से कोई ऐसी चीज़ कॉमन ले रहा हूँ जो दोनों तरफ नहीं आ रही है और फिर भी अगर आप उसे कॉमन ले रहे हैं तो जिस तरफ वो कॉमन नहीं आ रही होती है उसके इनवर्स से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तो आप किसको कॉमन ले रहे हैं? 1 बाई लैम्डा। क्या यहाँ 1 बाई लैम्डा आ रहा है? नहीं। तो आपको 1 बाई लैम्डा का इनवर्स क्या हुआ? लैम्डा। लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लैम्डा बाई टी आप सब जानते हैं क्या होता है। लैम्डा बाई टी क्या सुना हुआ है? वेव वेलोसिटी। क्या पढ़ा हुआ है? तो यानी कि एक और इक्वेशन मिल गई, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा विथ टी माइनस एक्स, विथ टी माइनस एक्स, जहां पर v किसकी वेलोसिटी है? वेव वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है? यानी आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है, ये इक्वेशन भी याद रखनी है और ये हो गई। अच्छा, अब इसके बाद एक और काम करते हैं। यहीं से हम लोग एक बार फिर से अब की बार a साइन 2 पाई 1 बाई कैपिटल टी बाहर ले लेते हैं। इसको बाहर ले लिया तो 1 बाई कैपिटल टी बाहर लोगे तो इधर क्या बचेगा? स्मॉल टी। क्या बचेगा? स्मॉल टी। टी बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? टी बाय लैम्डा इंटू एक्स। अब बताओ लैम्डा बाई टी क्या था? लैम्डा बाई टी वेव वेलोसिटी। तो टी बाई लैम्डा 1 बाई वेव वेलोसिटी। नहीं समझे? यानी कि y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस एक्स बाय वी, माइनस एक्स बाय वी। वी क्या है? वेव वेलोसिटी। क्या है? वेव वेलोसिटी। नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, छोटा टी जनरल टाइम टी है और कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। समझ गए मेरी बात को? तो फटाफट ये सारी फॉर्म लिख लीजिए। ये सारी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जो बक्सा में बंद है, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बच्चों, आपने ये जो इक्वेशन पढ़ी थी ये एसएचएम परफॉर्म करते हुए पार्टिकल की जनरल इक्वेशन आई थी, ठीक। और इसमें हमने जो भी पार्टिकल की इक्वेशन बनाई है वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? ओरिजिन से। कहाँ से शुरू कर रहा था? ओरिजिन से। यानी पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 था। इनिशियल फेज क्या था? 0। लेकिन कभी कभी आपको कभी कभी ये इक्वेशंस ऐसे भी आती हैं जिनमें आपको इनिशियल फेज ऑलरेडी दिया होता है, मतलब कि आपके पार्टिकल को तब ऑब्जर्व करा गया जब वो ओरिजिन पे ना होकर ऑलरेडी उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। तब हमने, याद करो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे कि एक बंदा, मान लो मैंने बोला आज आप लोगों से कि मैं बीमार हूँ और मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, आप लोग घर चले गए, ठीक है, ये ओरिजिन था। ये क्या था? याद आया ना? ये ओरिजिन था। अब एक बच्चा मुझे यहीं से देखता कि अरे देखो अभी तो कह रहे थे बीमार है, अब घूमने निकल रहे हैं, देखो ये घर से निकल रहे हैं अभी t इज इक्वल टू 0 पर, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ओरिजिन था। अब दूसरा बच्चा KB पुष्पविहार के सामने मोमोज खा रहा था, उसने भी देखा अरे देखो सर जा रहे हैं, तो उसने जब मुझे देखा तो उससे पहले ऑलरेडी मैं घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कवर कर चुका था। तो यानी ये मेरा इनिशियल फेज था। क्या था? इनिशियल फेज। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इफ इनिशियल फेज इज गिवन तो हमारी जो जनरल इक्वेशन बनती है वेव के डिस्प्लेसमेंट की, वो बनती है a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट, प्लस क्या बनती है? जहां पर फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज। फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज। मतलब इसके साथ एक फाई नॉट और लिख कर आ जाएगा, और इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं कि y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 साइन 3 इंटू 10 पावर, हाँ चलो, माइनस 2 साइन 2 पाई इंटू स्मॉल टी माइनस 4 इंटू 4x प्लस पाई बाई 3। तब आप बताओ इनिशियल फेज की जगह क्या आ रहा है? पाई बाई 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता व्हाट इज इनिशियल फेज तो आप क्या बोल दोगे? पाई बाई 3। एम्पलीट्यूड कितना है? ये है। ओमेगा और के अभी न्यूमेरिकल जब पूरा कराऊंगा प्रॉपर तब समझ आ जाएगा, लेकिन ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा इसे लिख लीजिए और करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक एक अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन या कॉस के अंदर का पूरा पूरा पोर्शन होता है, इसे ही हम लोग क्या, इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और यही हमारा फेज होता है। ये इनिशियल फेज, ये टी टाइम बाद का फेज। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं इस इक्वेशन से टोटल फेज निकालूं, क्या निकालूं? तो टोटल फेज कितना आ रहा है जरा बताइएगा। टोटल फेज अगर मैं निकालूं
तो टोटल फेज फाई इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, है कि नहीं है। यानी हमारा जो टोटल फेज आ रहा है वो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है या नहीं है, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। तो अब इसके बाद मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। अरे बातें नहीं, मैं छोटे से कुछ रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और किसे कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, एक्स को। एक बार में मैं एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो दूसरे को मैं क्या लेकर चलूंगा, कांस्टेंट। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा डी फाई बाई डी टी, क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। बहुत ध्यान से होशो हवास में मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस के डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाई नॉट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। यानी डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, और एक्स को क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और फाई नॉट इनिशियल फेज है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। फॉर अ गिवन इक्वेशन ये चेंज नहीं होगा, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यानी ओवरऑल आपको एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन ये है कि डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा। या फिर अगर आप इसे सरल शब्दों में लिखना चाहें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा। और एक बात बताइए, जरूर बताइए, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये है ये हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन फेज रिलेशन और टाइम डिफरेंस के बीच में, कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टाइम डिफरेंस या टाइम इंटरवल। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हाँ, फेज डिफरेंस और टाइम लैग के बीच का डिफरेंस है, इसे टाइम लैग बोलते हैं। अच्छा, आप अभी देखना कई ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें फेज डिफरेंस दिया होता है, बोलता है टाइम लैग बताओ। बच्चे सोचते टाइम लैग हमने तो आज तक सुना ही नहीं है, यही टाइम लैग है। क्यों टाइम लैग क्यों बोला गया, सबसे पहले कौन सा पार्टिकल ऑसिलेट करा था, ओरिजिन वाला, फिर कौन करा था, आगे वाला। तो हमेशा टाइम में क्या हो रहा था, लैगिंग। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन किसी टाइम टी पर है वो अब से t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पहले इसका था। यानी एक बार ओरिजिन वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर दे और धीरे धीरे आगे वाले पार्टिकल ऑसिलेट करें तो आगे आने वाले पार्टिकल हमेशा टाइम में लैग करेंगे। क्या करेंगे, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरी बात, क्लियर हुई। ये ठीक वैसे ही है, जैसे मान लो मैंने को ऐसे चांटा मारा, ठीक, और उसके बाद इनको मारा, फिर इनको सबको चाटे मारता चला गया, ठीक है। अब उसके बाद श्लोक ने बोला देखो सर ने मुझे भी मारा 9:05 पे, ठीक, सॉरी कितना 6:25 पे। ये क्या बोलेंगे 6:20 पे मुझे मारा था। तो ये हमेशा आप टाइम में, अब तो बताओ ये लैग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनसे पहले इनको पीट चुका हूँ और अब चाहे मैं आगे सबको पीटता चला जाऊँ, ठीक है, पूरे 200 बच्चों को पीट दूँ तब भी क्या होगा बोलने में क्या जाता है तो फिर भी ये हमेशा लीड करेंगे और आगे वाले क्या करेंगे, लैग। हर एक आगे वाला बंदा पीछे से लैग करेगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टाइम लैग। क्या बोला जाता है, अरे समझेगा। अच्छा, नाउ ऑल्सो क्या लिखेंगे, ऑल्सो हमारी फाई की इक्वेशन क्या थी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। अब की बार बच्चों हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट, फिर ये बातें नहीं करो, डिफरेंशिएट द इक्वेशन with respect to x, with respect to what, x, keeping what constant, time। अब की टाइम को कांस्टेंट कर देंगे। ये बातें नहीं करो, जरा ध्यान से समझो। अब अगर इस इक्वेशन में मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं बच्चों, तो फिर से आप बताओ जरा, डी फाई बाई क्या आएगा, डी टी। डायरेक्ट लिख रहा हूं ओमेगा डी बाई डी एक्स, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी फाई बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा
डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट टी माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट टी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट फाई नॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट फाई नॉट। अच्छा, तो ये डी फाई बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा? अजीरो। क्या हो जाएगा? क्यों होगा अजीरो? क्योंकि कांस्टेंट है के डी बाई, अरे हाँ रे पगला होगा का, ठीक है। तो अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? 0। यानी अब फिर से एक रिलेशन आया क्या कि डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वॉट के, डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वॉट के। अरे आया कि नहीं आया? और इसी इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट माइनस के, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट माइनस के। अच्छा, डेल्टा एक्स को उधर भेज दो तो बुरा तो नहीं मानोगे, और के इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स और डेल्टा, अच्छा मैं चेक कर रहा था तुम लोग ध्यान सुन रहे हो कि नहीं। तो के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वॉट डेल्टा एक्स, ठीक। या फिर क्या बोला मैंने? या फिर अगर आप माइनस साइन को इग्नोर भी कर दें तो बचता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और बच्चों से पता क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। और पूरी 12वीं में जब जब इसका यूज होता है बच्चे कहते हैं कहाँ से आया भैया, हमें तो नहीं पता, ठीक। तो टीचर क्या कहेगा? लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन मैंने आपको नहीं, सभी टीचर बताते हैं। तो अभी देखिए क्या है, पता नहीं बताते नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेशन आप याद रखिएगा, 12th में कई जगह यूज होगा। क्या कि पाथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अरे याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसे लिखिए।